हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। क्या हाल चाल है आपके। लाजवाब, फर्स्ट क्लास। तो यहां पर आज हम बड़े ही प्यारे सब्जेक्ट अपने सीएम में इंटर ग्रुप 1 के टैक्सेशन के जो सब्जेक्ट है उसकी शुरुआत करने हम जा रहे हैं। और हम जानते हैं कि दो पार्ट में, दो मेजर स्ट्रीम्स में आप कह लीजिए, ये हमारा जो सब्जेक्ट है डिवाइडेड, डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। और 50-50 मार्क्स की वेटेज है फिलहाल, अभी अगर कोई रिसेंट अपडेट ना आए तो हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से। और डायरेक्ट टैक्सेशन में हमें सिंगल हैंडेडली इनकम टैक्सेशन के बारे में पढ़ना है, इनकम टैक्स के बारे में पढ़ना है, जो हमारी प्रोफेशनल नॉलेज में सबसे ज्यादा एक तरह से हमारी नॉलेज को इवेल्युएट करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए सबसे ज्यादा जिस चीज का इस्तेमाल करा जाता है दोस्तों, वो होता है इनकम टैक्स। भाई, चार रिश्तेदार घर पर आए, ठीक है, क्या कर रहे हो जी? हम सीएमए कर रहे हैं, या सीए भी कर रहे हैं, या सीएस भी कर रहे हैं। ओके, तो अच्छा ऐसा, भाई हमारी इनकम इतनी है, जरा टैक्स निकाल के बता दोगे। हमारा इतना रेंट आता है, या हमने कोई अपनी एसेट बेची, उस पर कितना टैक्स बनेगा। आपको जज करने का सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है, जो टॉपिक होता है, वो हमारा होता है इनकम टैक्स। तो यकीनन इसकी शुरुआत हम आज कर रहे हैं, और पहला चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा किससे? बेसिस से, ठीक है। और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों का, दोनों डीटी और आईडीटी का, मैं चाहता हूं कि पहले आप डीटी को कंप्लीट करिएगा, डायरेक्ट टैक्सेशन को कंप्लीट करिएगा, उसके बाद आईडीटी पर जाइएगा। रीजन बीइंग कि ये थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल है और आपको रियल लाइफ में काफी ज्यादा इंडिकेट करेगा चीजों को अप्लाई करने में, ठीक है, बराबर। खैर, कंटेंट की शुरुआत करते हैं। बेसिस तो सबसे पहले सर यही डिस्कस करते हैं कि टैक्स होता क्या है। जब देखो, सीधी सी बात, एक आम नागरिक के कंधों के ऊपर कुछ बोझ जो है वो लाद दिया जाता है। वो बोझ देखने में पता नहीं चलता, दिखता नहीं है, लेकिन होता बड़ा भयंकर है सर। उसे हम टैक्स कहते हैं, जो सरकार अलग अलग तरीके से हमारे ऊपर लगाती है। चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो हमारा जीएसटी हो, चाहे वो आपका वैट हो, कस्टम हो, एक्साइज हो, चाहे वो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हो, अगर आप शेयर में ट्रेड करते हो तो। अब गाड़ी दौड़ा रहे हैं हाईवे पे, उस पर भी टोल टैक्स जा रहा है। तो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से गवर्नमेंट हमसे ले रही है, हमारे कंधों पर जो बोझ है उसे टैक्स कहते हैं, ठीक है। मतलब भावनाएं तो यही कहती हैं, लेकिन ये अब हम एग्जाम में नहीं लिख सकते ना। ऐसे लिखेंगे तो भैया 0 मार्क्स मिलेंगे, और हो सकता है कंप्लेंट भी हो जाएगी, भैया ये आदमी क्या सिखा रहा है, क्या क्या देख कर आ रहा है ये, ठीक है। तो प्रॉपर डेफिनेशन, अगर एक लॉजिक वाली डेफिनेशन अगर हम देखें, तो टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट, ठीक, ओके। हमें गवर्नमेंट को कंपल्सरीली कुछ अमाउंट पे करना ही करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अदरवाइज बुक अगर आपके पास है तो ये नोट्स होंगे, ओके। कि हमें गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ कंपल्सरीली पेमेंट करनी ही करनी पड़ती है। सर गवर्नमेंट ऐसे ये कंपल्सरी पेमेंट हमारे ऊपर कैसे लागू करती है? तो डेफिनेटली इसके लिए गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से कई सारे जो लॉज हैं वो क्रिएट करती है। भाई, अगर आपकी इनकम स्पेसिफिक इतनी है तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, तो इनकम टैक्स एक्ट हो गया। आपने अगर कोई प्रोडक्ट खरीदा है तो उसके ऊपर, खरीद बेचा है तो उसके ऊपर आपका जीएसटी लागू होगा, और आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे जीएसटी लॉज आ गए। आपको अगर आप अपने घर में रह रहे हैं तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स म्युनिसिपैलिटीज को जमा कराना पड़ता है ईयरली बेसिस पर, तो उसके लिए आपका प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो लागू होता है। तो गवर्नमेंट ने अपने कुछ लॉज, अपने कुछ एक्ट्स बना रखे हैं, और हमें ऑब्वियसली उन लॉज के तहत, भाई डेमोक्रेसी है, देश में रह रहे हैं तो नियमों का पालन तो करना पड़ेगा ना। तो उन लॉज के आधार पर हमें गवर्नमेंट को जो भी कंपलसरी पेमेंट करनी पड़ती है उसे हम कहेंगे आपका टैक्स, ओके। और ये एक तरह से हमारे ऊपर क्या है, ये डेफिनेटली हमारा फाइनेंशियल चार्ज है। चार्ज मतलब, ठीक है, देना पड़ रहा है ना, रिसीट थोड़ी ना है, देना पड़ रहा है, फाइनेंशियल फीस के रूप में देना पड़ रहा है। और ये सारी चीजें ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट अपने लॉस के थ्रू लेती है, और पर्पस क्या है, मतलब वही वाली बात है कि सरकार अगर देश चला रही है तो सड़क बनानी है, डैम्स बनाने हैं, ठीक है, आपकी हेल्थ एजुकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करानी है, तो उन सब के लिए गवर्नमेंट का कुछ पैसा डेफिनेटली खर्च होता है। कुछ नहीं, बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तो वो कुछ या बहुत सारा जो भी है वो पैसा गवर्नमेंट कहां से लेगी? हम ही से तो लेगी। तो हमसे टैक्स के रूप में लेती है और आगे खर्च कर जाती है। और इसका एक सिंपल सा पहलू होता है कि जो आदमी टैक्स पे करता है, ओके, डायरेक्टली उसका कोई इंडिविजुअल बेनिफिट टैक्स पे करने से नहीं होता। इनकम टैक्स मैंने पे करा, ठीक है, तो सरकार, मान लीजिए मैंने इनकम टैक्स पे करा 20,000 रुपए, आपने कुछ करा 10,000 रुपए, तो ऐसे तो नहीं होता ना कि भाई इस 20,000 वाले को थोड़ा ज्यादा बेनिफिट दे दो, 10,000 वाले को थोड़ा कम बेनिफिट दे दो। सड़क बनेगी तो सभी के लिए बनेगी, सभी के लिए बराबर बनेगी, बराबर। तो ये चीज हमारी होती है कि कोई डायरेक्ट बेनिफिट उस इंसान को नहीं मिलता,
बट नियम है, कानून है, देना पड़ेगा। अब इसमें देना चाहिए नहीं देना चाहिए, अब सरकार बनाती है, ये टैक्स का मुद्दा नहीं है, ये तो अलग इकोनॉमिक वे में हम इस चीज को डिस्कस कर सकते हैं, बट टैक्स का मुद्दा नहीं है, ठीक है। अच्छा, बहरहाल टैक्स कितने तरीके से लगाया जाता है, टैक्स को हम कितने तरीके से, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, हमने टैक्स वर्ड तो समझ लिया, तो टैक्स कितने तरीके का होता है, जरा उसका एग्जांपल पूछे तो हमारे मन में कई सारे पॉइंट आ सकते हैं कि सर मैं पूछूं आपसे सर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टैक्स, तो कई कहेंगे सर इनकम टैक्स होता है, कई कहते हैं आपका जीएसटी होता है, कई आप कहोगे सर पेट्रोल वगैरह की बात करें तो भी वो वैट उसके ऊपर लागू हो रहा है, एक्साइज भी लग रहा है, ये सब होते हैं। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ टैक्सेशन, ये एग्जाम्पल है, टाइप नहीं है, एग्जाम्पल है ये। बेसिकली अगर हम बात करें तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ओके, ये दो टाइप होते हैं टैक्सेस के, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर ये सारे एग्जांपल आते हैं जो अभी हमने डिस्कस करे, वो कैसे अभी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, ओके सिंपल शब्दों में, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में अगर हम देखें, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो सरकार को डायरेक्टली पे हो रहा है, और इनडायरेक्ट टैक्स वो है जो सरकार को इनडायरेक्टली पे हो रहा है। अरे सर ये तो बड़ी ही भिन्न प्रकार की आपने डेफिनेशन बता दी, तो हमने सोची भी नहीं थी, है हम तो हेडिंग देख के अंदाजा लगा ही नहीं पाए, तो तुम्हारा सरकाज़म में समझ रहा हूं, है ना। लेकिन कायदे से देखो, अगर हम बड़े ही सिंपल शब्दों में इसकी डेफिनेशन देखें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं। मैं लॉ की लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल तरीके की बात कर रहा हूं, आपस में बातचीत चल रही है फिलहाल अभी। तो डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली पे हो रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स जो इनडायरेक्टली पे हो रहा है। सर अगर हम ये डेफिनेशन लिखेंगे तो काम चल जाएगा? नहीं, काम नहीं चलेगा। अगर आप यहां पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी चीज को किसी के सामने रखें तो ये जो मैंने अभी बताया नहीं लागू होगा, लेकिन कंसेप्ट यही होता है। अब कंसेप्ट से सरकार ने, लॉ ने डेफिनेशन कैसे बनाई है वो भी समझेंगे। देखो डायरेक्ट टैक्स क्या है, मेरी इनकम है, मेरे उस पर टैक्स निकल के आया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए, ठीक है 10,000 रुपए सरकार को कौन पे करेगा? मैं ही पे करूंगा। मैं आपको बोलूं यार मेरा टैक्स पे कर दो, कर दोगे आप? अरे सर कैसी बात कर रहे हो, इतना बड़ा दिल थोड़ी ना हमारा, है ना। सही सही कह रहा हो कि नहीं कर, इतना बड़ा दिल नहीं है आपका, मुझे ही पे करना पड़ेगा। आपकी इनकम होगी, मान लो आपके ऊपर लगा 20,000 रुपए, वो आप ही को देना पड़ेगा। सो यू डायरेक्टली पेइंग द गवर्नमेंट योर टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो सरकार को इनडायरेक्टली पे होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आप शॉप पर गए, शॉप पर जब आप गए हैं और आपने कोई भी सामान खरीदा, मान लीजिए 10,000 रुपए का कोई सामान खरीदा, उस 10,000 रुपए का जब सामान आपने खरीदा उस पर जीएसटी लग गया मान लीजिए 10%, तो कितना हो गया? 1,000 रुपए। मतलब 10% रेट नहीं है जीएसटी में, 12% है, मैंने सिंपल कैलकुलेशन के लिए भी 10% का रेट मान लिया। तो 10,000 का 10% 1,000 रुपए। यार देखो कायदा समझो, वो चीज किसने खरीदी? आपने खरीदी। उस चीज को यूज कौन करेगा? आप करोगे। उस कमोडिटी का, उस चीज का कौन फायदा उठाएगा? आप उठाओगे। तो बेनिफिट ऑफ द कमोडिटी आप ही को मिला। हाँ जी सर हमें मिला, हमने खरीदी। तो टैक्स किसको पे करना चाहिए? सर ऑब्वियसली फिर हमें ही पे करना चाहिए। किसको पे करना चाहिए? सर टैक्स तो सरकार को ही जाता है, टैक्स तो और कोई कलेक्ट ही नहीं कर सकता ना, सरकार ही कलेक्ट कर सकती है। लेकिन सरकार को आपने दिया कैसे? अरे सर सरकार को तो हमने दिया ही नहीं, हमने तो दुकानदार को दे दिया, और दुकानदार जो है वो सरकार को जमा कराएगा, बराबर। तो पैसा गया आपकी जेब से, लेकिन वो डायरेक्ट टैक्स की तरह सीधा सरकार पे नहीं पहुंचा, वो पहले गया शॉपकीपर के पास, और शॉपकीपर फिर उसको जमा कराएगा, किसको? सरकार को। इसलिए इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसमें आपका दिमाग चलना चालू हो गया होगा, सर अगर हम दुकान पे जाके ऐसे बोलते हैं, वही अपना भाई जो भी हमने खरीदा, कि यार तू 10,000 रुपए पकड़, ये 1,000 रुपए हम ही जमा करा देंगे सरकार को, है ना सर, इसे भी डायरेक्ट ही बना देंगे हम, ठीक है, सरकार को हम डायरेक्टली जमा करा देंगे। तो ये बताओ कितने लोग ईमानदारी से जमा करा देंगे? कोई भी नहीं कराएगा, कोई भी नहीं कराएगा। तो इसीलिए सरकार ने डेफिनेशन को तोड़ मरोड़ रखा है। उनको बोला कि यार इन लोगों के पीछे मत पड़ो, गर्दन पकड़ो दुकानदारों की, वो जमा कराएंगे। इतने सारे लोगों को कैसे पकड़ेंगे? शॉपकीपर्स को पकड़ो। इसीलिए डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज रहता है। यहां पे अगर हम बात करें, अ टैक्स इज सेड टू बी इनडायरेक्ट व्हेन इंपैक्ट एंड इंसिडेंट ऑफ टैक्स आर ऑन डिफरेंट पर्सन।
ऑन अ डिफरेंट पर्सन। जो इंपैक्ट है, इंपैक्ट कौन है? शॉपकीपर। इंपैक्ट कौन है? शॉपकीपर। और इंसिडेंट कौन है? बायर। ठीक है, इंसिडेंट कौन है? बायर। सरकार ने इंपैक्ट डाला उसका शॉपकीपर पे, रूल इसीलिए बनाया गया, यही ऐसे बना गया। सरकार ने बोला नहीं, ये लोगों को नहीं पकड़ सकते हम, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, दुकानदारों पे लगाओ। कायदे से गया टैक्स किसकी जेब से? आपकी, मतलब बायर की जेब से, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं पहुंचा, शॉपकीपर के थ्रू पहुंचा। दैट्स द थ्योरी ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेशन। हाँ, बाकी सिंपल चीजें हैं। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो डायरेक्ट टैक्स में जैसे इनकम टैक्स एग्जांपल होता है, और आईडीटी में, इनडायरेक्ट टैक्सेशन में, आपका जीएसटी एग्जांपल होता है। तो यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जीएसटी लगता है, और इनकम्स के ऊपर बेसिकली अगर हम बात करें इनकम टैक्स लगता है। और डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे जो मेन डिफरेंस जो निकल कर आता है वो ये कि इसमें बर्डन शिफ्ट नहीं हो पाता। इनकम टैक्स जिसका है वही पे करेगा। मैं किसी और को बोलूं भाई मेरा पे कर दे, नहीं, ये चीज पॉसिबल नहीं है किसी भी तरीके से। हाँ, टैक्स इसमें होता है, इसमें होता है। सरकार ने गर्दन के इंपैक्ट, गर्दन किसी पकड़ी सरकार ने? शॉपकीपर की। जमा कराना तेरे को, जो भी सामान बेचेगा टैक्स कलेक्ट, जो भी टैक्स बनेगा सेल वैल्यू पर तेरे को पे करना पड़ेगा। लेकिन भाई ने क्या करा? भाई ने बर्डन शॉपकीपर पे शिफ्ट कर दिया कि चल भाई आपसे हम लेंगे। सर अगर हम मना कर दें, अगर हम मना कर दें, हमारा मूड आया, हम अब टैक्स पढ़ रहे हैं, बारीकी को समझ रहे हैं, ठीक है भाई, 10,000 रुपए सीधी सी बात है आपका सेल प्राइस था, और 1,000 रुपए जीएसटी का अमाउंट आया था, तो हम इसको डायरेक्टली पे कर देंगे सरकार को। ये तो चीज अब लागू ही नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार ने डेफिनेशन ही वैसे नहीं लिखी। डेफिनेशन बोला ही नहीं कि इनडायरेक्टली पे होना है, तो बोला कि भाई इंपैक्ट हम इन पे डालेंगे, बाकी देखा जाएगा जो होगा, है ना। अगर कल को आप मना कर दो शॉपकीपर को कि जी हम नहीं देंगे टैक्स, सामान भी खरीदेंगे और टैक्स हम नहीं देंगे, बोलो क्या करोगे? अगर ऐसा लोग विरोधाभास पे पहुंच के आ गए कि नहीं हम नहीं मानेंगे आपकी बात, तो कर लो, क्या हो जाएगा उससे? क्या हो जाएगा? जो आदमी कल आपको कह रहा था कि आपकी 10,000 रुपए की गुड है ये वाली, कल को वो अपना मेन्यू चेंज कर देगा, कहेगा जी यही चीज आपकी 11,000 रुपए की है, बात खत्म। वो दाम बढ़ा देगा और उसमें नीचे लिख देगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स। क्या कर लोगे? आप कह रहे हो जी हम शॉपकीपर, हम एक रेस्टोरेंट में गए, हमने खाना खाया 5,000 रुपए का, हमारे पेट में खुशी गई 5,000 रुपए की, कुकड़ुक्कू या पनीर जो भी आपने खाया, बराबर। अब बिल निकल के आया तो उस पे जीएसटी लग गया, मान लीजिए 500 रुपए का। अरे भाई हमने खाना, हमारे पेट में 5,000 का गया, हम 5500 क्यों ना दे? 5500 क्यों दे? हम 500 रुपए नहीं देंगे, आप लड़ बढ़े। दुकानदार ने कहा छोड़ यार जाने दे, अगली बार वो प्राइस ही 5500 कर देगा। लेगा वो तुमसे ही, लेगा वो तुमसे ही। तुम सोच रहे हो कि तुम बच जाओगे ना, ऐसा नहीं होगा। हर तरीके का कोई ना कोई लूप होल डेफिनेटली निकल के आता है। बहरहाल ये हमारा एक छोटा सा ओवरव्यू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर, उम्मीद करता हूं कंसेप्ट समझ आए। दो चीज आपको याद रखनी है, डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली पे हुआ लाइक इनकम, और इसमें बर्डन जो है वो शिफ्ट नहीं होता। इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है लाइक जीएसटी, और इसमें बर्डन शिफ्ट हो जाता है, जैसे शॉपकीपर हमारे ऊपर शिफ्ट करते हैं। ओके जी, चलिए अब आते हैं अपने असली मुद्दे पर, एंड दैट इज व्हाट द कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स, जो कि हमारा सिलेबस है जो हमें पढ़ना है। तो सिलेबस यही है ना। सबसे पहले बेसिक पढ़ना है, फिर हम रेजिडेंशियल स्टेटस पर जाएंगे, फिर हेड्स पर जाएंगे। ये चलेगा हमारा दौर, अच्छा खासा दौर इसका पूरा का पूरा चलेगा। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉज। इतने सारे नियम अभी हम पढ़ने वाले हैं पूरे के पूरे। किसी व्यक्ति की इनकम 5 लाख है, 8 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, इनकम टैक्स कितना लगेगा, किस किस तरीके से कंप्यूटेशन होगी, किस आदमी को कितना टैक्स देना होगा, अगर इंसान नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है, कोई कंपनी है, पार्टनरशिप है, तो कितना टैक्स लगेगा, अगर कोई टैक्स जमा नहीं करेगा तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही होगी। एक पूरा का पूरा बंच ऑफ लॉज है, बंच ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अब ये जो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या ये ओवरनाइट क्रिएट हो जाते हैं? क्या खाली किसी एक सिंपल किताब के हिसाब पर हम इन चीजों को डिसाइड कर लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये पूरी की पूरी जो हमारी पूरा का पूरा जो सिनेरियो है इनकम टैक्स का, इसे कहा जाता है, आप चाहे तो साथ साथ बना सकते हैं, इसे कहा जाता है इनकम टैक्स लॉज। इनकम टैक्स लॉज, ठीक है।
कि हमें अगर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, कह लीजिए पर्सन वर्ड यूज करूंगा मैं, ठीक है, पर्सन और इंडिविजुअल में क्या डिफरेंस है अभी आगे पता चलेगा। यहां पर अगर मुझे इन लोगों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना है, मुझे इनके ऊपर टैक्स लगाना है, इनकी इनकम कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको कहा जाता है इनकम टैक्स लॉज। अब इनकम टैक्स लॉज किस पिलर पर खड़े हैं, ये इनकम टैक्स लॉज कहां कहां लिखे हैं, इसमें सबसे पहले आता है इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है जी, इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो सबसे मेन पिलर है हमारे इनकम टैक्स लॉज का। ये अब एक्ट क्या है वो आप जानते ही हैं, एक तरह से कानून, हमारी किताब, हर एक पर्टिकुलर आप फाउंडेशन में भी ऑलरेडी पढ़कर आओगे। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं हमारी कंट्री में वो एक एक्ट के बिहाफ पर लॉ के हिसाब से चलते हैं, और हमारे इनकम टैक्स के जो सारे के सारे रूल्स है, रेगुलेशंस है, नियम है, प्रोविजंस है, वो हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लिखे हुए हैं। ठीक है, अब आजादी हमें 47 में मिली, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 50 में बना, लेकिन इनकम टैक्स को पूरे तरीके से लागू करने के लिए इंडिया के हिसाब से समय लगा, इसमें पूरा का पूरा कानून दोबारा लिखा गया। 61 तक जो ब्रिटिशर्स का एक पैटर्न था कैलकुलेशन का वही चलता रहा, और 61 में हमारा अपना इनकम टैक्स एक्ट आया, और यस उसको हम अभी तक फॉलो कर रहे हैं। तो एक तो ये पिलर है जहां पे हमारी बातें लिखी हुई है कि टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। इसके अलावा है आपका इनकम टैक्स रूल 1962। 1962। ओके जी, दूसरा पिलर ये है। अगर आप यहां पर देखो ना तो ये लिखा हुआ है एक्ट और ये लिखा हुआ है रूल। ये यहां पर 1961 है, ये यहां पे 1962 है। मैं दोनों का मीनिंग आपको बता देता हूं, व्हाट इज एक्ट और व्हाट इज रूल। अगर कोई भी आपसे एक सिंपल सी डिस्कशन हो, बातें हो, तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। देखो यहां पर इनकम टैक्स में इतना नहीं पढ़ोगे अभी आप ये वाली चीजें, लेकिन जीएसटी में तो भैया हर जगह एक्ट वर्सेस रूल रहेगा, मतलब नॉट वर्सेस रहेगा, दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, एक्ट एंड रूल्स। एक्ट क्या है? एक्ट होते हैं दोस्तों प्रोविजंस और जो रूल्स होते हैं ना वो बेसिकली होते हैं प्रोसीजर्स। बराबर? कैसे, मतलब क्या होगा, आप समझ लीजिए क्या होगा, क्या एक्ट है जो माफ कीजिएगा, जो क्या है वो एक्ट में लिखा हुआ है, और कैसे होना चाहिए, और कैसे होना चाहिए वो आपका प्रोसीजर होता है। इसमें मैं आपको जीएसटी का एग्जांपल देता हूं, आपको बड़ी आसानी से समझ आएगा। ठीक है, अगर किसी इंसान की, ठीक है, मान लो वो बिजनेस करता है, उसकी सेल है, मैं बड़ा सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल दे रहा हूं। अगर किसी इंसान की 20 लाख रुपए से ऊपर की सेल्स है, सिंपल शब्द, ठीक है, 20 लाख रुपए से ऊपर की सेल्स है, तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा और जीएसटी जमा कराना पड़ेगा। सेल बेचेगा और अपना जमा कराएगा। बराबर? मेरे शब्दों पे ध्यान देना। अगर किसी इंसान की सेल्स, वो बिजनेस कर रहा है, 20 लाख रुपए क्रॉस करती है, तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर या जीएसटी नंबर, सिंपल शब्दों में जो हम बोलते हैं अक्सर, वो लेना पड़ेगा और उसके आधार पर अपनी जीएसटी जमा कराना पड़ेगा। बराबर? ये लिखा होगा एक्ट में, प्रोविजन में। बराबर? ये एक्ट में लिखा होगा, लेकिन जीएसटी नंबर लेना होगा, ये एक्ट हो गया। जीएसटी नंबर कैसे लिया जाएगा उसके लिए क्या प्रोसेस है वो रूल में लिखा होगा। बराबर? तो ये आपको एक क्लैरिटी मालूम होनी चाहिए। और सीधी सी बात, जितने भी एक्ट होते हैं ना, जितने भी एक्ट होते हैं, पहले हालांकि इतनी क्लैरिटी नहीं होती थी, लेकिन अब जितने भी नए लॉज बनते हैं उन सबका अपना अपना रूल होता है। तो हमेशा एक एक्ट को सपोर्ट करने के लिए रूल साथ साथ रहता है। ठीक है, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अगली चीज, अगली इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे सामने है वो है हमारा एनुअल फाइनेंस बिल, और मैं इसको ऑब्लिक करके एक्ट लिख देता हूं। सर एक और एक्ट आ गया, हाँ जी बताता हूं। दरअसल ये होता है हर साल का बजट, ये होता है बजट। ओके, जब सरकार बेसिकली हर साल, आप जानते हैं ना कि जो हमारे एफएम है, फाइनेंशियल कह रहा हूं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो हर साल संसद में अपना जो बजट है आने वाले साल का वो पेश करते हैं। अब बजट में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, कहां रोड पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, जहां जहां जो खर्चा होगा और जहां जहां से पैसा हम रिसीव करेगी गवर्नमेंट, उसका ब्यौरा होता है पूरा का पूरा।
उस बजट का एक पार्ट होता है, हिस्सा, जिसे कहा जाता है एनुअल फाइनेंस बिल, और उसमें इनकम टैक्स से रिलेटेड प्रोविजंस लिखे होते हैं। ओके, तो बिल सीधी सी बात है, जब पेश होता है कोई भी आपका जो ड्राफ्ट होता है, जो बजट में जो एनुअल फाइनेंस होता है, उसे इनिशियली बिल कहा जाता है। सरकार कहती है हम ये करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, तो जब तक चाहते हैं वो बिल होता है। वहां पे पढ़ते हैं नियम वगैरह, ओपोजिशन वाले कुछ ऑब्लिगेशन लगाते हैं, हल्ला होता है, ये भला भला भला, फिर बाद में पूछा जाता है कि भाई इस बिल पर सब मानते हैं, सब सहमति है, तो सब कह देते हैं हाँ। पहले लड़ते रहेंगे, फिर बाद में कह देंगे हाँ ठीक है लागू कर दो। तो बिल जब लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों जगह पास हो जाता है तो वो एक्ट बन जाता है। ठीक है, ये खाली इसके लिए नहीं है, ये हर एक के लिए, हर एक लॉ के लिए। पहले वो एज अ बिल पेश होगा, संसद में बातचीत होगी, दोनों हाउस उसको यस बोलेंगे, फिर वो एक्ट बन जाएगा। अब ये होता क्या है, देखो, जब 1961 में पहली बार इनकम टैक्स आया, तो उस टाइम पर जो इनकम थी, उस टाइम पर जो टैक्स रेट हुआ करते थे वही थोड़ी ना लागू रहेंगे। अब किसी की 100 रुपए इनकम होती थी 1961 में, वो भी बहुत ज्यादा होती होगी, मैं अंदाजा मान रहा हूं, तो उसका टैक्स रेट 100 रुपए की इनकम पे टैक्स लगता होगा। लेकिन आज कोई कह के दिखा दे कि 100 रुपए की इनकम है किसी की, तो उस पर टैक्स लगेगा, पॉसिबल ही नहीं है, तो कोई बात है भला। तो कुछ ये चेंज लाने पड़ते हैं हर साल, टैक्स रेट चेंज होंगे, कोई पॉलिसी चेंज हो गई, कुछ भी वगैरह, तो वो बजट में हर साल चेंज होता है। तो जैसे बजट में चेंज होता है उसके हिसाब से रूल्स बन जाते हैं, लागू हो जाते हैं। तो जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, हमारा जो अपना अटेम्प्ट है जून वाला, जून 25 वाला, दिसंबर 25 वाला, तो आपको मालूम होगा ना पिछले साल बजट में कि, मतलब पिछले साल मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो बजट अभी गया है, बजट के इमीडिएटली बाद ही मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी आप लोगों की। तो देखो कितने सारे चेंज हुए कैपिटल गेन में, टैक्स रेट में, तो पढ़ने पड़ेंगे ना। उसमें 1961 तो कुछ नहीं कर सकता ना, हमें इसके रूल्स लगाने होंगे। ओके, बहरहाल इसके अलावा दो चीजें और, ठीक है, दो चीजें क्या है, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस बाय CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, जैसे मैं आपकी बात करता हूं, सीएमए स्टूडेंट्स की बात करता हूं, क्लासेस हमारी एक्सक्लूसिवली सीएमए के लिए है। आप सीएमए कर रहे हैं, आप एग्जाम देते हैं, आप अपनी फीस भरते हैं, ट्रेनिंग वगैरह होती है, जो भी, मतलब बहुत सारे लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। ये सारे का सारा प्रोविजन कौन देखता है? सर ICMAI देखता है, हमारा इंस्टीट्यूट देखता है। अब ऑब्वियसली सरकार थोड़ी काम कर सकती है, सरकार थोड़ी ना हर सारे के सारे काम करेगी। सरकार ने ICMAI के नाम से एक अलग ऑटोनॉमस बॉडी बना दी, और उनकी जिम्मेदारी है कि वो CMA के जो एग्जाम्स है प्रॉपरली कंडक्ट कराएं और अच्छे क्वालिफाइड CMAs निकालें। ऐसे ही CA के लिए है ICAI, ऐसे ही CS के लिए है ICSI। एक अलग इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडी बना रखी है इस स्पेसिफिक एरिया को देखने के लिए। सिमिलरली सरकार ने ठीक उसी तरीके से डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होते हैं, जो भी कार्य होते हैं, जो भी कामकाज होता है, उसके देखने के लिए अलग से एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना रखी है, दैट इज CBDT। यू विल नॉट से दिस कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बॉडी, इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी। ओके, यहां पे हालांकि जो मिनिस्ट्रीज हैं, उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो रहते हैं, उसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग होती है, बट हाँ, काम धाम इन्हें देखना है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। दूसरा है CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड कस्टम, CBIC। ठीक है, खैर अभी हम CBDT की बात करेंगे। ये समय समय रहते कुछ ना कुछ सर्कुलर्स, कुछ ना कुछ नोटिफिकेशंस जारी करते रहते हैं। मैं इसका एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जैसे हर साल बजट फरवरी में आ जाता है, बराबर, हर साल बजट जो है फरवरी, अरे बाप रे क्या चुभा मेरे पैर में। हर साल बजट जो है, जरूर इनकम टैक्स का बर्डन ही चुभा होगा, और तो क्या ही चुभा होगा, है ना, फरवरी में आ जाता है। हालांकि अभी तो लोकसभा इलेक्शन हुए थे, जिस साल लोकसभा इलेक्शन होते हैं तो इंटरिम बजट एक बाद में भी आता है। खैर, नॉर्मली द सिनेरियो इज फरवरी में आ जाता है। फरवरी में क्या पेश हुआ? फरवरी में सर बिल पेश हुआ, बिल पेश हुआ, ठीक है, उस पर बातचीत हुई। इधर से बीजेपी वाले बोल रहे हैं, उधर से कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, बातचीत चल रही है, और इतने बहुत बड़ा बिल है, उसमें से मान लीजिए किसी एक पॉइंट पर सरकार को लगा कि ये ठीक नहीं है, ये हमें बदलना चाहिए, ठीक है, और इसमें क्या रेट होगा क्या नहीं होगा अभी ऑन द स्पॉट तो बहस नहीं कर सकते। तो सरकार ने बोला यार एक काम करो, अब इस एक पॉइंट के वजह से पूरा का पूरा एक्ट तो कैंसिल नहीं हो सकता। तो सरकार कहती है अच्छा इस पॉइंट को साइड करो और बाकी पॉइंट्स पे हाँ भर दो। मान लो सबने हाँ भर दी, तो जो बिल था वो हमारा एक्ट बन गया और वो लागू हो गया, और वो 1 अप्रैल से लागू हो गया, 1 अप्रैल से वो लागू हो जाता है, मान लीजिए, है ना। लेकिन
समझिए बात को, उस पॉइंट पर तो फैसला भी नहीं हुआ ना। अब उस पॉइंट पर फैसला करते करते 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लग गए और जुलाई आ गया, और जुलाई में आके फैसला हुआ कि चलो ये बात अधूरी रह गई थी संसद में, इस पर इतना टैक्स का रेट लगेगा, ये रूल्स हम फॉलो करेंगे। अब इसमें क्योंकि फैसला आ गया है तो ये जिम्मेदारी सीबीडीटी की बनती है कि एक प्रॉपर सर्कुलर के जरिए ये नेट के थ्रू या अपनी साइट के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों तक पहुंच जाए, और इसे कहा जाता है सर्कुलर। और डेफिनेटली यहां पर इस चीज के हिसाब से इनकम टैक्स जो है वो कैलकुलेट होगा। तो कहने का मतलब, अच्छा, इनकम टैक्स फाइल करने की डेट आगे बढ़ गई, ठीक है, 31 जुलाई होती है जैसे नॉर्मली, उसे बढ़ा दिया, भाई बारिश बहुत हो रही है, नेट स्लो है, 31 अगस्त कर दो या 30 सितंबर कर दो, डेट बढ़ा दो। तो सीधी सी बात क्या निकल कर आई, नोटिफिकेशन सीबीडीटी को देना पड़ेगा, उसकी नैतिक जिम्मेदारी, बराबर। तो ये सारी चीजें माननी पड़ती है। एंड फाइनली द लास्ट इज जजमेंट ऑफ केसेस। जजमेंट ऑफ केसेस, कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई, कुछ ऐसी बात अराइज हो गई, कुछ ऐसा केस एग्जिस्ट हो गया जो हमारे इनकम टैक्स एक्ट में या रूल में या कहीं पर भी लिखा नहीं हुआ था। हो सकता है कई बार कुछ सर्कमस्टांसेस अलग अलग तरीके के अराइज हो जाते हैं। अब ऐसे केसेस में क्या होता है, सोचो, अगर ऐसा इंसिडेंट हो गया तो सरकार तो कहेगी अरे इसने पैसा कमाया, इस पर टैक्स लगाओ। सामने वाला कह रहा है कि नहीं, इस पे तो टैक्स लगता ही नहीं, ये तो आपके लॉ में लिखा ही नहीं हुआ। तो फिर क्या नाम है, केस चलता है, अदालत में केस चलता है, दोनों की पैरवी रखी जाती है, और बाद में एंड में जब जजमेंट आ जाती है, उस जजमेंट को लॉ बना दिया जाता है कि अगर फ्यूचर में कोई ऐसा केस आया तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे सर, उस सिचुएशन में हम इस जजमेंट के हिसाब से उस पर टैक्स लगाएंगे। ओके, तो ये 5 चीजें दोस्तों हमारी मेन होती हैं जब भी आप किसी पर्टिकुलर इनकम की कैलकुलेशन कर रहे हो, उस पर टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे हो, तो आप इन 5 में आने वाली चीजों को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटेशन करेंगे। और सर इतना डिफिकल्ट होने वाला नहीं, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। देखने में लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड, बट है नहीं, बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही साधारण है। और मैं एक चीज आपको बता दूं, रिसेंट बजट में एफएम ने बोला भी, हमारी फाइनेंशियल फॉरवर्ड आ रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला भी कि हम अभी टैक्स को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड करने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड करने वाले हैं। और कोशिश उन्होंने करी है, जैसे कैपिटल गेन में काफी सारे चेंजेस कर दिए। अभी आने वाले बजट में जब तक आपके एग्जाम होंगे तब तक तो अगला बजट भी आ जाएगा, तो उसमें और चेंजेस होने की उम्मीद है। मतलब स्ट्रक्चर को काफी सिंप्लीफाई करने की पूरी कोशिश आजकल चल रही है, ठीक है। बहरहाल वो 5 पॉइंट क्लियर हो गए। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो यही वो चीजें मैंने यहाँ पे बता रखी है, प्रॉपर डिटेल में लिख रखी है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 1 अप्रैल 1961 में पास हो गया था, 1 अप्रैल 62 से लागू हो गया। इसमें टोटल हमारे सिलेबस में, मतलब नॉट ओनली इंटर एंड फाइनल मिला के दोस्तों अगर हम देखें तो 14 शेड्यूल है हमारे, पूरे 14 शेड्यूल है, चैप्टर मान लो सिंपल शब्दों में, और 298 सेक्शंस हमें पढ़ने पड़ते हैं। हर सेक्शन के अंदर सब सेक्शंस हो सकते हैं, उनके क्लॉज भी हो सकते हैं, और उनके सब क्लॉज भी हो सकते हैं। मतलब बातों के अंदर बातें, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे मेनली आपने जो लॉ वाला आपका सब्जेक्ट है, उसमें कॉर्पोरेट और कॉन्ट्रैक्ट ना जाने क्या क्या आप पढ़ते हैं, तो वहां पे वर्ड आपने दिखे होंगे। तो सेक्शन के अंदर सब सेक्शन, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, एक ही सेक्शन में नहीं लिख सकते, तो अलग अलग तरीके से लिखते, ठीक है। हम इतना इसके डीप में नहीं जाएंगे, इससे कोई हमें इतने फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोवाइजो और एक्सप्लेनेशन, ये 2 चीजें और होती हैं। प्रोवाइजो बेसिकली होता है, आप लिख लीजिए, परंतु एक्सेप्शन होती है कंप्लीटली। लॉ में अगर लिखा भी हुआ है ना, तो उस केस में चीज लागू नहीं होगी, ये प्रोवाइजो होता है। समय रहते रहते एग्जांपल, जब रियल एग्जांपल आएंगे तब हम समझेंगे। एक्सप्लेनेशन, वो वर्ड अपने आप ही बता रहा है कि मैं तो भैया कौन हूं, मैं तो एक एक्सप्लेनेशन हूं, क्लैरिफिकेशन हूं। ओके, इसके बाद हमारा आ जाता है एनुअल फाइनेंस एक्ट आ जाता है, जैसे मैंने बताया बजट सेशन में हमारा ये आएगा फिस्कल ईयर आने से पहले, ठीक है। इसमें पार्ट ए जो होता है, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, और हमें जिससे मतलब होता है बेसिकली, वो आपका बेसिकली पार्ट बी में होता है। ये बजट का है, बजट से मैं मतलब नहीं, मैं तो इनकम टैक्स से मतलब है, ठीक है जी। इसके अलावा यहां, और हमारे उस पार्ट बी में दोस्तों ये पूछा जा सकता है आपसे एमसीक्यूज में। पार्ट बी के अंदर अगर हम बात देखें तो उसके
पार्ट बी में भी पार्ट 1 पार्ट 2 है, बेसिकली फर्स्ट शेड्यूल कैटेगरी में आते हैं। पार्ट 1 2 3 4 ये क्या है, बड़े सिंपल सी चीज है। पार्ट 1 में रेट ऑफ टैक्स के बारे में लिखा रहता है, पार्ट 2 में टीडीएस के बारे में लिखा रहता है, पार्ट 3 में एडवांस टैक्स के बारे में लिखा रहता है, और पार्ट 4 में एग्रीकल्चर इनकम किस तरीके से कंप्यूट होती है ये लिखा रहता है। तो बस ठीक है, रीड कर लेना, अभी इनका कंप्यूटेशन से तो हमें कोई मतलब है नहीं, ठीक है। एंड यस आगे बढ़ते हैं। ये रूल्स हो गए, जैसे मैंने बोला एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने बोला था ना प्रोसीजर वर्ड, प्रोसीजर, काम सही तरीके से चलना चाहिए, वो क्या होता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सब हमारे रूल्स में होता है। नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स जो सीबीडीटी हमें बेसिकली जारी करके देता है। एंड फाइनली लास्ट इज द केस लॉस, जुडिशियल डिसीजंस या जजमेंट ऑफ केसेस, कि अगर कोई भी नियम लागू होता है तो और वो पहले से किताबों में नहीं लिखा हुआ था तो फिर उसी को लॉ बना दिया जाता है। सैलरी में जब सैलरी चैप्टर आएगा हमारा, मैं इसके कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा, अभी तो बस आपको ओवरव्यू समझना है इन तमाम चीजों का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग पर हम आते हैं। ये बेसिकली एक हमने स्ट्रक्चर जो है क्या होता है वो हमने समझ लिया। अब आते हैं एक बड़े ही सिंपल से कंसेप्ट पर, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। ओके, अब टैक्स लगाना शुरू करेंगे हम, टैक्स लगाया जाएगा अब। तो टैक्स कैसे लगाएं जरा बताओ, टैक्स कैसे लगाया जाए, होता क्या है स्ट्रक्चर। देखो 3 वर्ड हमें समझने, फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, बराबर। अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो मेरा फोकस प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, इन 2 वर्ड्स पे ज्यादा होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर हमारे लिए कुछ नहीं है, जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो 12 महीने का भी हो सकता है, 12 महीने से कम का भी हो सकता है, उसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, बराबर। मेन फोकस हमारा प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, इन 2 वर्ड्स पे रहेगा। ये क्या है आइए समझिए। देखिए मान लीजिए आपकी जॉब लगती है, ओके, जॉब कब लगी, मैं अप्रैल ही मान लेता हूं, 1 अप्रैल को आपकी जॉब लगी, आपने मनी जनरेट करना स्टार्ट करा, आपकी सैलरी फॉर नाउ एज्यूम कर लेते हैं 50,000 रुपए महीना। तो जैसे ही अप्रैल पूरा हुआ, 30 अप्रैल आया तो आपकी 50,000 रुपए की सैलरी पूरी हो गई। 50,000 रुपए की सैलरी आपको मिल गई, मान लीजिए 30 अप्रैल को मिल गई या 1 मई को मिल गई, एक दिन बाद मिल गई, ओके। अब मुझे ये बताइए, जैसे ही 50,000 रुपए की सैलरी आपके पास आई, आप टैक्स जमा कराने भागोगे। मान लीजिए अप्रैल 24 का महीना था, ठीक है, अप्रैल 24 2024 का महीना था, आपने पूरे महीने काम करा, 50,000 रुपए आपकी सैलरी हो गई, तो जैसे ही अप्रैल पूरा हुआ टैक्स जमा कराने भागोगे क्या? ऐसे होता है? नहीं। सरकार कहती है क्यों परेशान हो रहे हो, कमाओ, अभी कमाओ, जी भर के कमाओ, हम ले लेंगे अपना टैक्स, चिंता मत करो, हमारे पास बहुत तरीके हैं, ठीक है, लेकिन अभी कमाओ। तो ऐसे ही मई आया, जून आया, आपका जुलाई अगस्त पूरा साल चला और सरकार ने बोला कमाओ भैया, मार्च 25 तक, जो हमारे फाइनेंशियल ईयर है ये वाला, मार्च 25 तक कमाओ, और यहां तक पूरी 6 लाख रुपए की सैलरी आपने कमा ली, ओके। अब 31 मार्च का दिन था, शाम को 5 बजे आपकी छुट्टी हुई ऑफिस से, 5 बजे 6 बजे, क्या उसी टाइम भागोगे, सर ये साल खत्म हो रहा है चलो टैक्स जमा कराने भागो? ऐसा होता है? नहीं। सरकार कहती है घर जाओ, चाय पियो आराम से बैठ के तसल्ली से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कल बात करेंगे। कल मतलब 1 अप्रैल को बात करेंगे। ये जो ईयर था दोस्तों 2024-25 है ना, जिस ईयर में आपने पैसा कमाया, जिस ईयर में आपने पैसा कमाया, उसे कहा जाता है प्रीवियस ईयर। जिस ईयर में मनी को, अपनी इनकम को जनरेट करा गया, कमाया गया, सिंपल शब्दों में, उसे कहते हैं हम आपका प्रीवियस ईयर, बराबर। हां जी सर समझ आ गई बात। अब टैक्स सरकार ने बोला अगले दिन बात करते हैं। तो जब एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर पूरा हो जाता है, उससे अगला साल जो है, उससे नेक्स्ट ईयर जो है, उससे नेक्स्ट ईयर कौन सा आएगा सर? अप्रैल 25 से लेकर मार्च 26, यानी कि 2025-26। इस ईयर को बोला जाता है असेसमेंट ईयर, और जो आपने पिछले साल में कमाया था, इस पर टैक्स इस ईयर में लगता है, ओके। और इसीलिए इसे कहा जाता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर, असेसमेंट, असेस वर्ड याद रखिएगा। असेस का मतलब है हिसाब किताब। फिलहाल
हिसाब किताब रख, बताओ आपने जो कमाया था, कितना कमाया, कैसे कमाया, कहां से कमाया, क्या क्या सोर्सेस थे। अच्छा जी, पूरा हिसाब किताब, ये इनकम, इतना टैक्स लगेगा, आइए अब जमा कराइए। तो वो कंप्यूटेशन, वो हिसाब किताब, वो जमा कराना, वो सब कुछ होता है अगले साल। एंड दैट ईयर इज नोन एज व्हाट? असेसमेंट ईयर। सिंपल सी बात, एक साल में हम पैसा पूरा कमाएंगे और उस इनकम पर हम उससे अगले साल में टैक्स देंगे। ओके, हाँ, ये समझ लीजिए कि ये जो पूरा 12 महीने का टाइम है ना, ये पूरे 12 महीने का टाइम नहीं होता कायदे से, ठीक है। इसमें अलग अलग ड्यू डेट्स होती हैं। इंडिविजुअल्स वगैरह को 31 जुलाई तक अपना टैक्स जमा करा देना होता है। अगर वो चूक गए, नहीं जमा कराया इस डेट तक, तो दिसंबर तक आप लेट फाइन, अपना फाइन जमा करा के जमा करा सकते हो। जो ऑडिट वाली कंपनीज होती है उनको सितंबर अक्टूबर तक का टाइम दिया जाता है, पार्टनरशिप फर्म्स वगैरह को, बराबर। तो कहने का मतलब ये नहीं कि पूरा साल रिलैक्स चिल करने को मिल गया। ओके, उसमें भी स्पेसिफिक ड्यू डेट्स होती हैं। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि सर एक साल कमाने के लिए दिया, कमाओ, और सीधी सी बात अगले साल टैक्स दे दो। हाँ, एक चीज और, ये कौन सा? प्रीवियस ईयर, इस साल में कमाया, तो इस साल जो रूल लागू होते थे ना, वही अप्लाई होंगे। 24-25 में जो इनकम टैक्स के रूल अप्लाई होते थे वही अप्लाई होंगे। उन्हीं से इनकम कंप्यूट होगी, उन्हीं से टैक्स कैलकुलेट होगा। सिर्फ जमा अगले साल होता है, उसकी जो फाइलिंग है, पूरा का पूरा प्रोसीजर वो अगले साल पूरा होता है। ओके, डन। और हां, ऐसा थोड़ी है कि जॉब लगी और इस साल टैक्स जमा कराना था तो कमाना छोड़ देंगे, नहीं, कमाएंगे इस साल भी, कमाएंगे इस साल भी। तो 25-26 अपने आप में एक प्रीवियस ईयर भी है, लेकिन उसका टैक्स जाएगा अगले साल, तो वो उसका असेसमेंट ईयर हो जाएगा। तो हर साल अपने आप में एक प्रीवियस ईयर ही होता है जिसमें वो कमाएगा, और हर साल अपने आप में एक असेसमेंट ईयर भी होता है क्योंकि उसमें पिछले साल की इनकम की कंप्यूटेशन होगी। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए डेफिनेटली। कोई भी डाउट है अगर मन में, तो आप नंबर आपके पास है, आप क्वेरी सेशन के दौरान, ये नंबर हमारा है यहाँ पर, कहाँ गया, आप इस पे व्हाट्सएप डाल दीजिए, अगर आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। ओके, तो ये यहाँ पे तीनों की देखो सिंपल सी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी डेफिनेशन है। और हमारा जो चार्जिंग सेक्शन है, सबसे पहले भाई हिसाब किताब तो शुरू से ही हो जाएगा ना, स्टार्ट हमारा उसी में बातें लिखी हुई है। फाइनेंशियल ईयर कुछ नहीं है, ये तो 1 अप्रैल से 31 मार्च का एक अकाउंटिंग पीरियड है। प्रीवियस ईयर क्या है? जिसमें इनकम को कमाया गया है, इनकम इज अर्न्ड। और असेसमेंट ईयर क्या है? जिसमें इनकम को असेस करा गया है। असेस मैंने आपको बता दिया, हिसाब किताब, कंप्यूटेशन, टैक्स कितना लगेगा, कैसे लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, वो सब कंप्यूट करके हिसाब किताब बता देना। तो एक प्रीवियस ईयर, अगले साल का असेसमेंट ईयर। क्लियर जी, समझ आ गया? ये सिंपल सा एग्जांपल है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, अब ये एक हेडिंग आई है, ध्यान से देखिए। ये हेडिंग कुछ अलग बात कह रही है, वही प्रोवाइजो आ गया, परंतु वाली चीजें आ गई। एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर है, उससे अगले वाला साल ही असेसमेंट ईयर होगा, प्रोवाइजो, परंतु। हेडिंग पढ़िए जरा। केसेस वेयर इनकम फ्रॉम प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन द सेम ईयर। जब यह बोल दिया गया कि असेस्ड इन द सेम ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर ही असेसमेंट ईयर होगा। हम इंतजार नहीं करेंगे हम इंतजार नहीं करेंगे अगले साल का टैक्स जमा कराने के लिए, टैक्स को असेस करने के लिए। इसी साल ही हिसाब किताब डन करो। लेकिन ये सबके केसेस में नहीं होगा, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, उसी में लागू होता है। वो स्पेशल केसेस कौन से हैं? पहला है शिपिंग बिजनेस ऑफ अ नॉन रेजिडेंट पर्सन। नॉन रेजिडेंट से मतलब फिलहाल समझिए, अभी रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें तो और डिटेल में बात होगी, लेकिन सिंपल सी बात समझ लीजिए, बाहर वाले, विदेशी। एक विदेशी का शिपिंग बिजनेस है, वो बिजनेस करने के लिए इंडिया आया, अपना सामान उसने उतारा, अपना सामान बेचा, अपने पैसे बनाए, बात खत्म, सीधी सी बात है, सामान या लोग जो भी उतारे, और अब वो वापस जा रहा है। हमने बोला जी आपने पैसा बनाया इंडिया में आके, टैक्स तो करो। तो वो हमसे क्या कह रहा है कि जी ये तो प्रीवियस ईयर है ना, अभी तो असेसमेंट ईयर अगला साल है, मैं अगले साल आपका आऊंगा और आपका टैक्स जमा करा दूंगा इस साल का। अब हम उस पर कितना विश्वास कर लें भाई? मान लो वो पैसे लेके चला गया और बीच में गायब हो गया, अब हम उसके देश ढूंढते हुए फिरेंगे क्या? उसके पीछे पीछे जाएंगे क्या? भैया तू पिछले साल आया था, तूने वादा किया था।
ठीक है, अपना हाथ से खून निकाल के तूने लेटर पे लिखा था कि मैं इस इनकम पे टैक्स जो है जमा कराने के लिए अगले साल आऊंगा, यार तू आया नहीं, ऐसे होगा? अरे भैया सरकार के पास कहां लेटर, लव लेटर पढ़ने के टाइम है। ओके, तो सरकार ने बोला नहीं, अभी आए हो, अभी जा रहे हो, हिसाब किताब चुकता करो, हमें 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 माफ करो, अभी के अभी हिसाब किताब चुकता करिए, बराबर। तो ऐसे केस में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम हो जाते हैं। क्लियर? इनकी कंप्यूटेशन काफी सिंपल है। 7.5% का फ्रेट पेड पेबल जो भी कमाई हुई है ना आपकी, उसका सीधा सीधा 7.5% जो है वो टैक्स लग जाता है। इसको टोनेज टैक्सेशन भी कहते हैं। ये फाइनल में आप पढ़ेंगे, हालांकि इतना बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा सा है। यहीं पर ये समझ लो लगभग यहीं खत्म हो गया। वहां पे बस कंप्यूटेशन का जो फॉर्मेट होता है वो आपको सीखना होता है। तो कहने का मतलब बाहर वाला जहाज है, इंडिया आया, पैसे बनाए, हेलो अभी के अभी टैक्स दे और चला जा फिर। ठीक है, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक इंसान, पर्सन लिविंग इंडिया, है ना जी, पर्सन लिविंग इंडिया, इंडिया छोड़ के जा रहा है कोई परमानेंट बेसिस पर कि जी हम भैया बाहर बस रहे हैं। विजय माल्या है ना, बाहर ही बस गया वो तो, बट वो थोड़ा हिसाब किताब क्लियर करके नहीं गया। सरकार ने तो बोला था कि तुम्हें हिसाब किताब क्लियर करके जाना है, पर वो नहीं करके गया। खैर वो अलग मसला हुआ, अलग अलग नियमों का मसला हुआ। पर्सन लिविंग इंडिया, आपका कोई दोस्त फैमिली सहित कह रहे जी अब हम बाहर सेटल होंगे, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, यूएसए, कहीं पर भी, अफ्रीका, कहीं पर भी आपका मन करे। सरकार के लिए जा रहे हो? हाँ जा रहे हैं जी। मन नहीं लगा आपका यहाँ? नहीं मन नहीं लगा, चलो जाओ फिर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, शगुन देते जाओ, है ना। आपने इस साल जो इनकम अपनी जनरेट करी है, प्रॉपर्टी बेची भी होंगी ना, उस पर प्रॉफिट बनाया होगा, उस प्रॉफिट पर, अपनी इनकम पर जो भी है, जरा टैक्स जमा करा दो। आपने भी वही बात बोली कि जी ये तो प्रीवियस ईयर है, असेसमेंट तो अगले साल होगा, अगले साल जमा करा दूंगा ना मैं। तो सरकार कह रही है छोड़ के जा रहे हो, पता नहीं कहां जा रहे हो, हमसे कह रहे हो ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं और कहीं जा रहे हो, हम ढूंढते फिरेंगे आपको। जा रहे हो, आज से आपका हमारा रिश्ता खत्म। तो सारी चीजें खत्म करके जाओ भैया, ठीक है, अगले साल तक मत छोड़ो, और आज के आज ही अपना जो टैक्स है वो हमारे पास जमा कराइए। ठीक है, हालांकि ये काफी हद तक जो हमारा ए होता है ना, असेसिंग ऑफिसर होता है, उसकी नियत पर भी डिपेंड करता है कि उसे लग रहा है कि हाँ कि नहीं चांसेस हैं कि आ जाएगा, जमा करा देगा, तो अपने हिसाब से वो थोड़ी बहुत फ्रीडम दे सकता है कुछ केसेस में, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा कोई भी एओपी, बीओआई, एजेपी फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एजेपी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। लिखना मत, अभी आगे है, अभी बताऊंगा। आप ये समझ लीजिए, आप एक काम करिए, अभी फॉर एग्जांपल समझने के लिए बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देख लीजिए। ये जॉइंट वेंचर हो गया, जेवी हो गया, जॉइंट वेंचर हो गया, सिंपल सा कोई। मान लो मैं था, आप थे, हम दोनों बैठे घर बोर हो रहे थे, हमारा मन नहीं लग रहा था। मन क्या मतलब, बैठी खाली बैठे हैं। हमने सोचा एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं कि यार एक अपना एक दोस्त है, उसका नाम है अरिजीत, उसको बुलाते हैं अपनी कॉलोनी में। ठीक है, अच्छा उससे क्या होगा कि यार वो यहाँ के गाना गाएगा, उसके गाना सुनने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, उनसे हम पैसे ले लेंगे, टिकट लेंगे उनके गाने सुनने के लिए, है ना। और अरे भाई को उसकी पेमेंट कर देंगे अरिजीत को, और बाकी पैसा अपन लोग बना लेंगे, है ना। तो घर तो चलाना है ना, कमाई करनी पड़ेगी। आपने बोला सर आइडिया तो बढ़िया, ठीक ठाक है। मैंने कहा चलो भाई ठीक है। तो हम दोनों ने क्या करा, अपना एक जॉइंट वेंचर टाइप बना लिया इस इवेंट को कराने के लिए। हमने सोसाइटी में बोल दिया आज अरिजीत भैया आएंगे और गाने गाएंगे। हमने कहा टिकट का प्राइस जो है होगा 10,000 रुपए। तो लोग खुश हो गए कि भाई अरिजीत भाई आएंगे, गाना गाएंगे। तो हमने टिकट बेची अपनी, मान लो 50 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। शाम को अरिजीत कुमार आया, गाना गवा दिया। लोगों का कुछ मोय मोय टाइप हो गया कि ये तो हम तो कुछ दूसरे अरिजीत सुन रहे थे। पर खैर बहरहाल उस अरिजीत कुमार को हमने पैसे दे दिए उसके, मान लो 10 लाख रुपए उसने लिए, और बाकी हमारा 10 लाख का खर्चा हुआ। 30 लाख रुपए अपन दोनों ने कमा लिए। ओके, हम दोनों एक साथ आए थे बराबर। क्यों? ये इवेंट कराने के लिए। हाँ जी, इवेंट हो गया, हाँ हो गया, तो टैक्स जमा कराओ ना। जो कमाया उसका टैक्स जमा कराओ और अपने घर जाओ, बात खत्म। अब इसके लिए अगले साल का क्या इंतजार करना। आप एक स्पेसिफिक इवेंट के लिए, एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिए इकट्ठे हुए थे, एक साथ हुए थे, आपने इनकम जनरेट करनी थी, इवेंट हो गया, काम खत्म, आप अपने घर जाओ, हमें भी टैक्स दो। तो उस ईयर में भी सीधी सी बात है, आपका जो क्या नाम है, इवेंट अगर हो गया तो तुरंत के तुरंत अपना हिसाब किताब क्लियर करिए। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। और पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, कई बारी टैक्स से बचने के लिए प्रॉपर्टी किसी और के नाम पर भी ट्रांसफर कराई जाती है, उसमें भी सेम ईयर में हिसाब किताब होता है। अभी फिलहाल इतना ही समझना है, आगे चल के एक चैप्टर आएगा, उसका चैप्टर का नाम होगा क्लबिंग। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा जब हमारे सारे हेड्स पूरे हो जाएंगे बड़े, उसके बाद अगला चैप्टर यही होता है क्लबिंग, तो तब आपको ये बेटर समझ आएगा। ठीक है, एंड यस ये है डिसकंटिन्यूड बिजनेस, हालांकि ये भी असेसिंग ऑफिसर की नीयत पे डिपेंड होता है। डिसकंटिन्यूड बिजनेस ठीक है, एक पार्टनरशिप थी, वो पार्टनरशिप जुलाई में, मान लीजिए अगस्त में डिसकंटिन्यूड हो गई कि भाई अब हम बिजनेस नहीं चला रहे, बंद कर रहे हैं। बिजनेस बंद कर लिया, हाँ जी, सारे बुक्स बना लिए, हाँ जी, प्रॉफिट हिसाब किताब निकाल दिया, हाँ जी, तो अभी के अभी टैक्स जमा कराओ, खत्म करो ना, अगले साल का फिर क्यों इंतजार करना है, 8-10 महीने क्यों इंतजार करना है, अभी के अभी अपना हिसाब किताब पूरा करो और जमा कराओ टैक्स, क्यों उसको आगे तक धकेलना। ओके तो दोस्तों ये वो चीजें, ये वो सारे के सारे पॉइंट्स जिसमें हमें मालूम होना चाहिए कि भाई टैक्स के कौन कौन से प्रोविजंस बेसिकली लगते हैं, अप्लाई होते हैं, बेसिक सी चीजें। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स वो हमें क्लियर हो गया। हमने बात करी अपना पिलर्स की कि किन चीजों पर हमारा इनकम टैक्स एक्ट जो है वो टिका हुआ है, और उसके बाद फिर आगे हमने देखा जो मेन चीज हमें मालूम होनी चाहिए फिलहाल समझने के लिए सबसे पहले, दैट इज प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, कि ये दोनों बेसिकली क्या होते हैं। ठीक है, चलिए अगले लेक्चर में शुरू करते हैं अगला वाला टॉपिक, दैट इज डेफिनेशन। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, रटनी नहीं है, याद नहीं करनी है वर्ड टू वर्ड, सिर्फ समझनी है, ताकि हमें आगे जो हम प्रोसेस अपना करेंगे इनकम टैक्स का वो आसानी से समझ आए, उसमें हम चीजों को अप्लाई करना सीखें। ठीक है, तो ब्रेक ले लो यहां पे, अगले पार्ट में हम जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो समझते हैं।